नमस्कार दोस्तों, टीचर्स जोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कैसे आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। कल हम लोगों ने अपने हिंदी साहित्य के क्लास में कुछ ग्रंथ और रचनाएं देखे, जहाँ पे हमने रचनाओं के नाम, उनके रचनाकार तथा रचनाकाल के बारे में जाना और साथ ही साथ ये भी जाना कि उस रचना में महत्वपूर्ण बातें क्या रहीं। जैसे आपने जाना कि भक्त नामावली जो था वो ध्रुवदास की रचना थी। ध्रुवदास की रचना थी। उसकी रचना काल विक्रम संवत 1698 थी। ठीक है। इस रचना में 116 भक्त कवियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। जिसमें अंतिम भक्त यानी कि 116वें भक्त जो थे वो थे नाभादास। नाम तो सुना ही होगा आपने, नाभादास। ठीक है। चलिए, तो जरा आज की बात कर लेते हैं। अब आज हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो आज हम शुरुआत करेंगे इसी से, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके रचनाकार। ठीक है। चलिए, तो है एक कालिदास हजारा। ठीक है। ये क्या है? ये रचना है। ठीक है। कालिदास हजारा, इसके रचनाकार जो हैं, वो हैं कालिदास त्रिवेदी। अब जैसे वो हरिदास तुलसी नहीं थे, उसी प्रकार कालिदास त्रिवेदी वो कालिदास नहीं है। ठीक है। तो रचनाकार कौन थे? कालिदास हजारा के कालिदास त्रिवेदी। कालिदास हजारा रचनाकाल कब रहा? तो विक्रमी संवत 1775 में। आपसे मैंने बताया ही है कि विक्रमी संवत में से, यानी कि संवत में से आप 57 माइनस कर लेंगे तो आपका ईस्वी नजर आ जाएगा। ठीक है। आप ईस्वी पे आ जाएंगे। ठीक है। कालिदास हजारा में 212 कवियों के 1000 पदों का संकलन मिलता है। ठीक है। अब आपने नाम तो सुना ही होगा कि ग्रियर्सन आदि के बाद एक हुए थे हमारे शिव सिंह सेंगर। ठीक है। इन्होंने क्या लिखी हुई है? इन्होंने लिखी हुई है शिव सिंह सरोज। लिखा है ना? शिव सिंह सरोज किसका है? शिव सिंह सेंगर का है। ठीक है। इन्होंने किसको आधार बनाया हुआ है? शिव सिंह सरोज में किसको आधार बनाया है? तो वो है कालिदास हजारा को ही आधार मानकर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा। ठीक है। चलिए आगे आते हैं, जरा बात करते हैं काव्य निर्णय की। यह रचना है काव्य निर्णय। इसके रचनाकार भिखारीदास। रचनाकार कौन है? भिखारीदास। और रचनाकाल कब है? तो विक्रमी संवत
1782, विक्रमी संवत 1782। इस काव्य निर्माण रचना में, जो काव्य निर्णय आपका रचना है, इसका निर्माण इतिहास संबंधी जानकारी देता है। यानी कि इतिहास संबंधी जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है काव्य निर्णय से। एक और चीज, यह रीति ग्रंथ है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं जरा और बात करते हैं कवि नामावली की बात करते हैं। इसके रचनाकार जो हैं, रचनाकार जो हैं वो हैं सूदन। कौन है? सूदन है। और रचना काल कब है? रचना काल की बात करें तो विक्रमी संवत 1810। ठीक है, कवि नामावली, इसके रचनाकार सूदन, और काल कब है इसका? रचना काल कब है? 1810 विक्रमी संवत। ठीक है, इसने बताया क्या गया है, लिखा क्या गया है? तो इसमें 10 कवित्त छंदों के द्वारा 10 कवियों के जीवन परिचय और रचनाएं लिखी गई हैं। ठीक है, 10 कवियों के जीवन परिचय और रचनाएं लिखी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं जरा और बात करते हैं हम राग सागरोद। यहां से लिखते हैं इसको, राग सागरोद्भव। राग। ठीक है, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं, एक मिनट, रचनाकार जो हैं वो हैं कृष्णानंद रचनाकार हैं किसके? राग सागरोद्भव राग के। और रचना काल कब है इसका? रचना काल कब है? तो विक्रमी संवत 1900 इसका रचना काल है। इसमें 100 से अधिक 100 प्लस कह सकते हैं, 100 से अधिक कृष्ण भक्त, 100 से अधिक कृष्ण भक्त कवियों का वर्णन किया गया है। कृष्ण भक्त कवियों का वर्णन किया गया है। साथ ही उनके रचनाओं की समीक्षा भी की गई है। ठीक है, किसकी? रचनाओं की समीक्षा भी की गई है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ रचनाएं, उनके रचनाकार, महत्वपूर्ण रचनाकाल थे। फिर उसके बारे में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी वो आपको बताया गया। चलिए अब बात करते हैं हम एक नया सेगमेंट की जो बनाया गया है आपके लिए, वो है भाषा खंड एवं हिंदी साहित्य का इतिहास।
तो साहित्य के इतिहास पे हम थोड़ा अभी बाद में करेंगे, क्योंकि शुरुआती है ना अभी, तो अभी हमको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा चीज़ों को। तो हम शुरुआत करेंगे हमारे भाषा खंड से, भाषा खंड से, और भाषा खंड से हम शुरुआत करेंगे हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा का, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले भाषा के संदर्भ में, फिर हिंदी के संदर्भ में, और फिर हिंदी भाषा के संदर्भ में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आते हैं, देखते हैं, जरा बात करते हैं हम भाषा की, बात करते हैं भाषा की। तो जो भाषा है वो आपके संस्कृत शब्द भाष से बना हुआ है, भाष से बना हुआ है। भाष धातु कह सकते हैं, भाष धातु से बना हुआ है। अच्छा, तो ये बताइए जरा, भाष धातु से बना हुआ है ये, तो धातु किसे कहते हैं? धातु क्या है? तो धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप को हम क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। जो क्रिया आप करते हैं उसका जो मूल रूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे पढ़ना पठ, ठीक है, लिखना लिख, ये तो हो गया धातु। ठीक है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। ठीक है, अब भाष का अर्थ क्या होगा? भाष का अर्थ क्या होगा? तो भाष का अर्थ आपका होता है विचारों, कलर चेंज कर ले, विचारों, भाष का अर्थ क्या होगा? विचारों अथवा भावों का आदान प्रदान, आदान प्रदान ही क्या कहलाता है आपका? भाष। भाष जो संस्कृत शब्द से बना है उसका अर्थ क्या होता है? विचारों अथवा भावों का आदान प्रदान। ठीक है, भाषा शब्द भाष धातु से लिया गया है जिसका अर्थ विचारों अथवा भावों का आदान प्रदान से है। ठीक है, अब चलिए, अब जानना हमको कि भैया ये तो हो गया, हम ये जान लिए कि भाषा क्या होता है, लेकिन विचार क्या होते हैं ये जानना है। विचार क्या होते हैं ये जानना है। ठीक है, तो विचार क्या होते हैं? विचार क्या होते हैं भाई? तो विचार क्या होता है? अध्वन्यात्मक, अध्वन्यात्मक इकाई ही क्या है? अध्वन्यात्मक इकाई ही क्या है? विचार है। अब अध्वन्यात्मक क्या है? अध्वन्यात्मक क्या है? तो ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? अ प्लस ध्वनि प्लस आत्मक, प्लस आत्मक। जो आपका अध्वन्यात्मक था वो तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अ, ध्वनि और आत्मक। अध्वन्यात्मक क्या था? विचार जो थे उसकी एक इकाई, ठीक है अध्वन्यात्मक। ठीक है, तो जिस शब्द में आपका अ लग जाता है, जिस शब्द में आपका अ लग जाता है उसका मतलब ही होता है कि नहीं, निगेटिव सेंस देता है अ। जैसे सत्य, सत्य, असत्य, अ लग गया तो नहीं हो गया, है ना। तो अ का मतलब क्या हो जाता है? निगेटिव देता है। ध्वनि, ध्वनि जानते ही हैं आप, आवाज।
आत्मक यानी कि स्वरूप या रूप। ठीक है, तो विचार क्या होंगे? तो विचार क्या होंगे? ऐसे आवाज जो आवाज को रूप या स्वरूप न दे, जो आवाज को रूप या स्वरूप न दे। जैसे मान लीजिए जो आप बोलते हैं वो तो क्या आप बोलते ही है ना। विचार क्या करते? विचार पहले आप करते हैं, मन में करते हैं आप, उसकी आवाज नहीं निकलती है। ठीक है, तो जो आवाज को रूप या स्वरूप न दे विचार कहलाता है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति जो है वो अपने मन में जो मस्तिष्क में जो सोचता है, कोई व्यक्ति अपने मन में मस्तिष्क में जो भी सोचता है वो क्या है? विचार है। तो क्या उसकी आवाज़ आती है क्या? नहीं, जब तक हम व्यक्त ना करें तब तक उसकी आवाज़ नहीं आती है। जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है ना, ये अपने दिमाग में कुछ सोच रहा है, पीछे होगा दिमाग। ठीक है, सोच रहा है, विचार कर रहा है। ठीक है, अब ये सोचकर दूसरे व्यक्ति से कह रहा है, तो कहेगा किससे? एक साधन से, कोई साधनों का कहने का, कोई माध्यम का कहने का, मीडियम कोई होगा ना कहने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का कोई तो मीडियम होगा ना। जैसे मैंने मान लीजिए हम सोचे और आपको मुझे कहना है, तो कैसे कहेंगे हम? तो जो माध्यम हम प्रयोग करते हैं अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, जो माध्यम हम प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। वही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। या ये कहें जिससे हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, जिस साधन से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं वो क्या कहलाएगा? आपका भाषा कहलाता है। तो भाषा का परिभाषा क्या हो जाएगा? तो भाषा का परिभाषा क्या होगा? भाषा एक ऐसा साधन है, भाषा एक ऐसा साधन है या माध्यम है। ठीक है, ऐसा साधन है या माध्यम है जिससे विचारों का लेन देन होता है, जिससे विचारों का लेन देन होता है, लेन देन होता है, भाषा कहलाता है। अब ये जो विचार हैं हम एक या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ शेयर कर सकते हैं। अपने विचार जो हैं वो एक या एक से अधिक व्यक्तियों से हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया भाषा की परिभाषा। अब जानते हैं जरा कि कुछ विद्वानों ने भाषा को लेकर क्या कहा है। तो बात करते हैं, हमारे एक हैं डॉक्टर बाबूराव सक्सेना। बाबूराव सक्सेना ठीक है, इन्होंने कहा क्या है? इन्होंने कहा क्या है? जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय। अच्छा, विनिमय मतलब क्या होता है? विचार विनिमय, विनिमय मतलब क्या होता है? विनिमय मतलब होता है अदला बदली करना। क्या होता है? अदला बदली करना, यानी कि लेन देन ही हुआ। ठीक है, तो जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, विचार विनिमय करता है, उसका समष्टि रूप भाषा कहलाता है। उसका समष्टि रूप क्या कहलाता है?
भाषा कहलाता है। ठीक है, एक और है जनाब, उनका नाम है कोचे। क्या नाम है उनका? कोचे। इन्होंने क्या बताया है? भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है। व्यक्त ध्वनियों का नाम है। जिन्हें ये जो होगा, जिन्हें हम अभिव्यक्त के लिए, बोलने के लिए, ठीक है, संगठित करते हैं। ये तो हो गई भाषा की परिभाषा। ठीक है, अब जरा बात करते हैं हमारे भाषा की विशेषता। अभी भी हम हिंदी भाषा पे नहीं आए हैं, हम बात कर रहे हैं केवल भाषा की। भाषा की विशेषता जानते हैं जरा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भाषा की परिभाषा है वो उठा के लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं हम लोग जरा। भाषा सामाजिक, मनुष्य के भावों, विचारों का, भाषा मनुष्य के सामाजिक भावों और विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान का माध्यम है। आदान प्रदान का माध्यम है। ठीक है, पहली विशेषता थी ये। दूसरा, भाषा ध्वनिमय हो सकती है। ठीक है, भाषा में आवाज हो सकता है। जब हम किसी बात कुछ व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, उसमें ध्वनि होगी ना। या भाषा जो है वह प्रतीकात्मक भी हो सकता है, प्रतीकात्मक भी हो सकता है। ठीक है, भाषा क्या हो सकता है, प्रतीकात्मक भी हो सकता है। जैसे मुझे वो कविता नहीं याद आ रही, बिहारी का है, मैं आपको कल सुनाऊंगा उसको, देखता हूँ मैं क्या है वो प्रतीकात्मक मतलब ये होता है कि हम जब इशारे में बात करते हैं, वो भी तो एक भाषा ही होती है ना। वो क्या होती है, एक भाषा होती है जिससे हम क्या क्या बोलते हैं, इशारा कर देते हैं किसी चीज़ को लेके। ठीक है, तो वो क्या होती है, प्रतीकात्मक भाषा होती है। ठीक, चलिए आगे आते हैं जरा। एक और विशेषता, भाषा जो होती है वो परिवर्तनशील होती है। ठीक है, भाषा बदली जा सकती है, मतलब बदल सकती है। जैसे देखिए ना, पहले संस्कृत थी, संस्कृत से फिर हम लोग चेंज हुए, आगे बढ़े, अभी हिंदी है, हिंदी से भोजपुरी हो गया। भोजपुरी भी कई जगह अलग अलग चीज़ें होती हैं, जानते हैं ना भाषा। हैदराबाद में बोला जाता है कई को। ठीक है, आपका पश्चिम बंगाल में चले जाए, उधर अलग भाषा। ठीक है, तो भाषा क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। चलिए, भाषा की भौगोलिक सीमा भी होती है। भौगोलिक सीमा जब मान लीजिए अभी हम लोग क्या हैं, मान लीजिए मैं गोरखपुर से, ठीक है, अब गोरखपुर से मैं हूँ, तो अभी मेरी भाषा ऐसी है। अभी मैं लखनऊ चले जाऊँ, लखनऊ, तो वहाँ कुछ क्या होगी, चेंज आ जाएगी। मेरी भाषा नहीं, जहाँ के जो लोग वो भाषा लोग बोलते हैं वो मेरी भाषा से थोड़ी चेंज रहेगी। अभी मैं बिहार चला जाऊँ तो मेरी भाषा कुछ और हो जाएगी, रहेगी सबकी हिंदी ही, लेकिन क्या होती है, चेंज रहती है थोड़ी। तो क्या होती है, इसकी भौगोलिक सीमा होती है। अगला, जो भाषा है वो अर्जित की जाती है।
अर्जित की जाती है। जब बच्चा होता है वो क्या करता है, भाषा को सीखता है। किससे? परिवार वालों से, समाज से। जैसी परिवार की, समाज की भाषा होगी वैसे ही बच्चे की भाषा हो जाती है, अर्जित करता है वो। ठीक है, बात करते हैं हम भाषा की प्रकृति की। भाषा की प्रकृति की बात करते हैं। जब किसी की प्रकृति की बात करते हैं तो क्या मापते हैं उसमें? उनके गुण या दोषों को नापते हैं। गुण या दोषों के बारे में बताते हैं, यही करते हैं ना। तो भाषा की प्रकृति भी यही होती है। उनके जो भाषा है उसके आंतरिक गुण और उसके दोषों को हम देखते हैं और उसी को हम भाषा की प्रकृति कहते हैं। ठीक है, भाषा दो तरह की होती है। जो भाषा के रूप हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला कथित और दूसरा लिखित। पहला कथित और दूसरा लिखित। जो कथित होता है वो भाषा हम कथन, जब हम कुछ कहते हैं तो वो कथित भाषा होती है, वो कथित भाषा होती है। वहीं जब हम लिखते हैं तो क्या होती है, वो लिखित भाषा हो जाती है। लेकिन जब कोई चीज़ हम लिखते हैं तो जो हमारी भाषा है वो तीन में डिवाइड रहती है। जैसे वाक्य, जो भाषा है वो किससे बनती है? आपकी वाक्यों से बनती है। ठीक है, अब वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों से बनते हैं। ठीक है, वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों से बनते हैं। और शब्द किससे बनते हैं? मूल ध्वनियों से बनते हैं, जो मूल ध्वनि होती है। ठीक है, भाषा वाक्य से, वाक्य शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे जरा हम आएंगे। अब पढ़ेंगे जरा हिंदी के बारे में। भाषा तो हमने ख़त्म कर लिया, अब हम पढ़ेंगे हिंदी के बारे में। हिंदी जिसकी महत्वपूर्ण है बिंदी बिंदी, हैं? सही है ना। चलिए तो बात करते हैं हिंदी के संदर्भ में। तो जो हमारा उत्तर पश्चिम द्वार है, उत्तर पश्चिम द्वार है हमारे देश का, जिसे हम सिंध द्वार भी कहते हैं, जिसे हम सिंध द्वार भी कहते हैं। ठीक है, तो मान्यता है कि ईरानी जो थे वो भारत आए, ईरानी लोग भारत आए और वो सिंधु नदी पर ही आसपास रहने लगे, सिंधु नदी के आसपास ही रहने लगे। अब वो करते क्या थे? ईरानी जो थे वो श को ह बोलते थे, श को ह बोलते थे। जिससे हुआ क्या, जो हमारा सिंध था वो से अगर उनको सिंध बोलना हो तो वो क्या बोलते थे? हिंद बोलते थे। ठीक है, तो ये ऐसे हिंद चलता रहा। फिर आए फारसी। कौन आए? फारसी आए। अब उन्होंने क्या किया? हिंद में, इस हिंद में ई प्रत्यय लगा दिया, ई प्रत्यय लगा दिया, जिससे वो क्या बन गया? जिससे वो हो गया हिंदी। क्या हो गया? हिंदी। जिससे वो क्या हुआ? उसका अर्थ क्या हुआ? हिंद का। इसका अर्थ क्या हो गया? हिंद का। ठीक है, ये जो हिंदी आया वो पारसी ग्रंथ, जो उनका ग्रंथ है पारसियों का, जिंद ए अवेस्ता, जिंद ए अवेस्ता जो उनका ग्रंथ है, जैसे मुस्लिमों का कुरान है। ठीक है, वैसे क्या है? इनका ग्रंथ है जिंद ए अवेस्ता। तो सबसे पहले जो हिंदी मिला हुआ है वो वहीं से मिला हुआ है। और हिंदी से पहले भी देखिएगा कैसे उनका जो थोड़ा क्रम है उसका। सबसे पहले उनको मिला हिंदिक, हिंदिक मिला। ठीक है, फिर आगे क्या मिला? हिंदिग मिला,
हिंदी, फिर बाद में उनको हिंदी इसमें देखा गया है इनके जिंदे अवस्था में। ठीक है, पहले क्या मिला, हिंदी मिला, फिर हिंदी मिला, फिर आगे चल के उसी में हिंदी मिला। अब हमको देखना है कि हिंदी कैसी भाषा है। पूछते अगर कि हिंदी कैसी भाषा है, तो हिंदी जो है वो आर्यों की भाषा है। आर्यों की भाषा थी, जो आर्य आए थे ना भारत, उनकी भाषा हिंदी थी। ठीक है, अब पूछ ले कि हिंदी किस परिवार से है। हिंदी किस परिवार से है, तो हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार से है। भारोपीय परिवार का मतलब होता है भारत यूरोपीय परिवार से है। अच्छा चलिए, जब परिवार की बात आ गई तो हम देखते रहते हैं भाषा परिवार के बारे में। कौन कौन सी भाषा हमारे भारत में है, तो कौन कौन सी है। भारोपीय सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है भाषा वो यही बोला जाता है। फिर द्रविड़ गलत हो गया, द्रविड़, फिर गाडविन और फिर आस्टेन। जो आपका भारोपीय है वो हमारे भारत में 73% भाषा बोली जाती है। 73% भाषा बोली जाती है भारोपीय वाली। द्रविड़ आपकी 25% वो भाषा बोली जाती है, द्रविड़ वाली। ठीक है, गाडविन 1.3% बोली जाती है और ऑस्ट्रेन 0.7% बोली जाती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जरा। याद हो गया आपको, आपने सबको लिखना है, सबको ये चीज़ें लिखनी है, ध्यान रखिएगा। और आप लोग लाइक शेयर कमेंट किया करिए भाई, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपको चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही हैं तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और अपना लाइक शेयर कमेंट बनाए रखिए। ठीक है, दोनों लोग एक दूसरे के काम आएंगे ना, तभी अच्छा होगा ना। चलिए, आप तो जानते ही हो हमारा सब कुछ फ्री है। यहाँ तक आपको स्टडी नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे जब हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अपने मित्रों को जो भी आपके चाहते हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको आप शेयर करिए। आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, और या उसमें हिंदी का नंबर कौन सा आता है। तो जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है भाषा वो है चीनी भाषा, मंदारिन सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है ये। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका आता है इंग्लिश। मंदारिन के बाद सबसे ज़्यादा भाषा इंग्लिश बोली जाती है, और उसके बाद आता है हमारा हिंदी। ठीक है, कल हम लोग जरा पढ़ेंगे आगे भाषा के रूप को। भाषा के 3 रूप और होते हैं, कथित और लिखित। ये तो बस ऐसे ही था, जैसे हमारे राष्ट्रभाषा, बोलियां, परिनिष्ठित, ये सब जरा हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपनी कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए। ठीक है, हम भी आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, एक PDF वाली भी और एक हस्तलिखित वाली भी। ठीक है, आप पढ़ते रहें और आपको अच्छी मेहनत करनी है, ऐसी मेहनत करनी है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। ठीक है, अब जब हम मेहनत करेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं। सब लोग तो यही होते हैं ना, हमारे जो सिलेक्शन पाते हैं हम ही लोग तो होते हैं। बस जरूरी होती है हमारी मेहनत। जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, और जो नहीं मेहनत करेगा वो पढ़ता रह जाएगा। आप कई सारे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं, उससे हुआ क्या, आपका टाइम लॉस। ठीक है, आप कोई भी चैनल करिए, कोई भी चैनल पढ़िए, एक को पढ़िए और साथ साथ
हमारे साथ जो भी जैसे वो कहते हैं, ठीक है, अगर सही है चैनल तो आप उसको फॉलो करें। और ज़रूरी नहीं कि हर चैनल पर विजिट करें, आप हर चैनल पर विजिट करेंगे तो पढ़ेंगे कब, ठीक है। तो आप अपनी किताब, जो आपकी किताब है, जो आपके नोट्स हैं, ठीक है, नोट्स तो हम लोग बनवा रहे हैं ना, आप उस पर फोकस करिए, ठीक है। ज़्यादा चैनल घूमने से कुछ नहीं होने वाला, घूमते रह जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग लाइक शेयर कमेंट अपना बनाए रखिए। धन्यवाद।